बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़ में मैं हूँ आपके साथ मिशेल बुखारी और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, आज पेशावर में पीडीएम का जलसा हुआ, बल्कि न सिर्फ जलसा हुआ बल्कि अवाम के नुमाइंदों ने जो एसओपीज़ हैं उसकी धज्जियां बिखेरी हैं। आज जिस तरीके से गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा उनकी तरफ से किया गया, कई रहनुमा तो ऐसे थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ ही नहीं था, जिनमें मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो आगे आगे थे। इसी तरह से बिलोर साहब, उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। फिर मुसाफा भी कर रहे थे, एक दूसरे से मिल भी रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कोरोना ही नहीं है, कोई बीमारी है ही नहीं। और ऐसे में सवाल जो सबसे बड़ा उठता है वो ये है कि इस वक्त जहां कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, ऐसे में ये जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो रोल मॉडल्स होते हैं या इनको लोग फॉलो करते हैं, इनकी तकलीद करते हैं, ये लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? हालांकि हुकूमत ने तंबीह भी की और बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहा कि चूंकि इस वक्त सूरत हाल बहुत अलार्मिंग है, इसलिए ये जलसे नहीं होने चाहिए। लेकिन न सिर्फ आज का जलसा हुआ बल्कि इसके बाद अभी लाइनअप हुए हुए हैं मुल्तान और लाहौर के जलसे भी, और लगता नहीं है कि पीडीएम जो है वो इन जलसों से इज्तनाब करेगी या पीछे हटेगी। इस वक्त फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वफाकी वजीर है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे जरा इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। फवाद, आपने भी देखा है कि ये ऐसा लगता है कि पीडीएम किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। जरदारी साहब की साहबजादी की एंगेजमेंट है, उसमें तो उन्होंने ये कहा है कि जितने भी मेहमान हैं वो अपने नेगेटिव उनके हों अगर टेस्ट, तो फिर ही वो आए। लेकिन अवाम जो है उसको झोंक दिया गया है कि वो इतने क्राउड में जाए, कोरोना लगाए, बीमार हो जाए, खुदा न खास्ता। जी बिल्कुल बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो आपने जो मंजरकशी की है। अनफॉर्चुनेटली हालात जो हैं वो ऐसे ही हैं, और तमाम तर मीडिया के दबाव के बावजूद, तमाम तर जो एक अवामी मुतालबा है उसके बावजूद पीडीएम की जो लीडरशिप है वो अपने 2 किलो गोश्त के लिए पूरी बहन सेवा करने से बाज नहीं आ रही। और उनका ये ख्याल है कि अगर हम इसको भी, आपको याद है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले वापस आए थे लंदन से, और उनका ख्याल ये था कि ये बड़ी तबाही होगी कोरोना से, जिससे हुकूमत की मईशत के ऊपर और एक अमूमी दबाव आएगा और हम उससे सियासी फायदा उठा सकेंगे। यही सोच लेके एक इस वक्त पीडीएम की ये मूवमेंट भी शुरू हुई, और इनको इंसानी जानों की कोई परवाह नहीं है, और बड़ी गैर जिम्मेदाराना सियासत का मुजाहरा जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह के आपने बयानात देखे, फजल रहमान के बयानात देखे, यानी वो बिल्कुल ही एक पटड़ी से उतरे हुए लोग हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे फजल रहमान साहब है, वो तो देखिए पाकिस्तान में 1300-1400 सीटों के ऊपर इलेक्शन होता है, JUI ज्यादा 50-60 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट्स खड़े करती है, उनकी कोई नेशनल अपील ही नहीं है, तो वो कैसे एक पाकिस्तान की राय आमा को रिप्रेजेंट करते हैं? इसी तरीके से ANP जो आज जलसे की होस्ट थी, वो भी सिर्फ चंद इजला तक एक छोटी सी पार्टी है। अब ये पार्टियां इस वक्त मिलकर सारी इकट्ठी नवाज शरीफ और जो जरदारी साहब हैं उनके लिए NRO मांगने के ऊपर लगी हुई है, और ये सारे इकट्ठे हुए हैं कि हमें हमारे केसेस में रिलीफ दे दो, बाकी सारे मामला जो हैं उनको हम बाद में देखेंगे। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और उम्मीद है कि इसके ऊपर इन्हें जिस तरीके से आज आपने देखा अवाम ने बड़ी अदम दिलचस्पी का इजहार किया जलसे से, आइंदा आने वाले जलसों में आप मजीद देखेंगी कि लोग जो है वो नहीं आएंगे जलसों में। ये बताइएगा फवाद के हुकूमत ने बार बार दरख्वास्त भी की, इंतबाह भी किया, उसके बावजूद इन रहनुमाओं ने जिस अंदाज में बातचीत की कि असल में कोरोना इतना ख़तरनाक नहीं है जितनी मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान की PTI की हुकूमत, इसको हमें ख़त्म करना है, ये ख़त्म अगर हो गई तो फिर पूरा मुल्क शिफायाब हो जाएगा बकौल मौलाना फजल रहमान के। अब उन्होंने बात कोई भी दरख्वास्त नहीं सुनी, तो आप समझते हैं कि हुकूमत बिल्कुल इस मामले में बेबस रही? बेबस का मामला नहीं है, मामला ये है कि देखिए आपने जो इन्फोर्समेंट है, हमारी जो पहले दिन से पॉलिसी रही है, चाहे वो तरीके लद्दाख का हो चाहे इनका हो, हम जो है वो ताकत इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जब भी आप ताकत इस्तेमाल करते हैं उसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ ये ताकत जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस को आप कहिए कि ये एक दुरुस्त सोच है, मैं तो समझता हूँ कि दुरुस्त सोच है, और इसलिए आप ये अवाम के ऊपर
اور لیڈرشپ کے اوپر چھوڑتے ہیں. اس میں دیکھیں نا کتنی بڑی عقل کی ضرورت ہے کہ آپ کرونا پھیل رہا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، اور آپ نے احتیاط کرنی ہے. اس میں کتنی بڑی عقل کی چاہیے. یہ بتائیے گا کہ آپ بطور وکیل آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لیگل کیس بھی بنتا ہے ان تمام لوگوں کے خلاف جو کہ پبلک گیدرنگز، عوامی اجتماعات اکٹھے کرنے کا سبب بنتے ہیں، یعنی ایک لحاظ سے جینوسائڈ کہیں یا ہومیسائڈ کہیں، یعنی کہ ایک اجتماعی آپ لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش ہے بنیادی طور پہ، تو کیا ایک لیگل کیس بنتا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ تو دیکھیں نا، اس میں کووڈ کے اوپر اسپیشل لیجسلیشن ہوئی ہے، اور کووڈ کی اپنا ایکٹ ہے جس میں جو ہے یہ آپ اوفینسز ڈیفائن ہے، اس میں بھی کیسز بنتے ہیں. اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو ظاہر ہے کہ یہ کنٹیمپٹ بھی جو ہے وہ بنتی ہے. تو یہ دونوں جو معاملات ہیں یہ سائڈ بائی سائڈ چلائے جا سکتے ہیں. اچھا فواد، آپ نے کہا کہ زور زبردستی جو ہے وہ حکومت نہیں کرنا چاہتی ان کے ساتھ، اور یہ بڑی ایک کامن سینس کی بات ہے، ان کو خود رکنا چاہیے. لیکن اگر یہ وتیرہ اسی طرح سے ان کا قائم رہتا ہے تو کیونکہ عوام کا جو جان و مال کی حفاظت ہے وہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، تو حکومت کچھ کرے گی کیا؟ دیکھیں یقینی طور کے اوپر اگر معاملات آگے اسی طرح چلتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ یہ وہاں پر معاملہ جو ہے وہ باز نہیں آتا، تو پھر ظاہر ہے حکومت کو کوئی نہ کوئی کارروائی تو کرنی پڑے گی، کیونکہ مطالبہ بھی بڑھ رہا ہے. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو یہ جو رہنما ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور کرونا ایکٹ کے تحت کارروائی کرنی چاہیے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیسے معاملات آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کے وقت کے لیے. امتیاز صاحب، یہ صورتحال تو ایسی ہے، بلیم گیم میں تو ہم اس کے اوپر تو نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ ان کو بلیم کریں یا ان کو بلیم کریں اور عوام جو ہے وہ بیچارے متاثر ہوتے رہیں. میرے خیال میں تو گورنمنٹ کو کیا ابھی سے نہیں کچھ کرنا چاہیے، ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیے، حکومت اگر ایکشن جب لے گی، اگر انہوں نے طاقت کا استعمال کیا تو پھر بھی الزام حکومت پہ آئے گا. اس میں ماضی میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب حکومت نے ذرا سختی دکھائی اور اس میں پھر نقصان ہوتا ہے تو لا محالہ ذمہ داری اسی پہ آتی ہے جس کے کیسز ہاتھ بڑھتے ہیں میں. تو بھی تو ذمہ داری حکومت پہ ڈالے گی تو اپوزیشن. شاید ان رہنماؤں کی خواہش یہ ہو. دیکھیے، بڑے انتہائی ایک غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا ہے. صحیح. اب گزشتہ روز ایک جنازے کے موقع پہ بھی ہم نے دیکھا، وہ بھی بہت زیادہ لوگ تھے، لوگوں کی عقیدت ہوتی ہے اپنے رہنماؤں کے ساتھ، لیکن وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایون جو رضاکار تھے انہوں نے بھی کوئی ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے. تو اب ہمارے تیمور جھگڑا صاحب سے ہم نے ایک بات کی تھی حکومتی رہنما مختصر ہیں، سی. کووڈ-19 کے حوالے سے فوکل پرسن بھی ہیں KPK کے، ہمارے ساتھ چونکہ ہم ان سے گفتگو کر چکے وہ آج ہیں. پشاوری میں موجود تھے جب جلسہ تھا، تو اس سے ہم نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ جلسے کے بعد ان کے تاثرات کیا تھے، کیونکہ یہ لوگ پریشان بہت ہیں اس وجہ سے کہ خیبر پختونخوا خاص طور پہ پشاور میں کووڈ کے کیسز میں گزشتہ 2 ہفتے کے دوران تقریباً 100 گنا اضافہ ہو چکا ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک بات ہے، کیونکہ جو پبلک ہیلتھ سسٹم ہے پاکستان کا، خیبر پختونخوا کا، وہ اس تمام بوجھ کو برداشت نہیں کر پائے گا. تو اسی لیے ہم نے تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے بات کی، تو آئیے سنتے انہوں نے کیا کہا. جو آج پی ڈی ایم کا فلاپ شو تھا، اس سے کافی عجیب میسیجز خیبر پختونخوا کے عوام کو گئے. سب سے پہلے تو جو یہ 9-10 پارٹیز کی کچھڑی ہے، اس سے یہ بڑا کلیئر میسیج گیا کہ ایک ایسی صورتحال میں جہاں پہ کرونا کے کیسز پیک کر رہے ہیں، ان کو خیبر پختونخوا کے لوگوں کا شاید کوئی خیال نہیں، اور اس کو وہ باتوں میں مروڑ چروڑ کے جو ہے جیسے بھی پیش کریں. یہ جلسہ کرنا انتہائی ایک ارریسپانسبل ایکٹ بھی تھا، اور جو اپوزیشن کے شاید تمام لیڈرز کا پہلے سٹانس رہا ہے لاک ڈاؤنز کے بارے میں، ان کی ہپوکریسی کو بھی دکھاتا ہے. اگر انڈیویجول پارٹیز پہ آئیں تو مولانا صاحب جو عجیب باتیں کر رہے ہیں فوج کو اور ایجنسیز کو سیاست میں مکس کرنے کی، اس کے بارے میں تو جتنی کم بات کی جائے کم ہے. لیکن اس ٹائپ کی بات بالکل نہ صوبے کے انٹرسٹ میں ہے نہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے. ANP جن کو اس صوبے کی ویلیوز کا، اس صوبے کی لوگوں کا کہ رائٹس کا محافظ ہونا چاہیے، اس جلسے کے لیڈ میں ہوتے ہوئے شاید انہوں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا کہ کیوں پچھلے چند سالوں میں ایک صوبائی پارٹی ہونے کے باوجود وہ 2-3 سیٹس تک شرنک ہو گئے، اور شاید اگلے الیکشن میں ان کو وہ بھی نہ ملے.
اور پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ بلاول صاحب نے جو بات کی قبائلی اضلاع کے رائٹس کی اور ان کے بجٹ کی، میں تائید کرتا ہوں، لیکن انہیں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قبائلی اضلاع کا بجٹ اس لیے کم آیا ہے کہ جو فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز تھے، ان کو خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام کے بعد سارے صوبوں نے پیسہ دیا تھا، اور وفاق نے اور خیبر پختونخوا نے تو اپنا حصہ دیا ہے، لیکن اگر بلاول صاحب اتنے چیمپئن ہیں رائٹس کے تو وہ شاید یہ بات بھول گئے ہیں کہ پچھلے 2-2.5 سال میں سندھ کی گورنمنٹ نے این ایف سی کے شیئر سے شاید 1 پیسہ بھی قبائلی اضلاع کو نہیں دیا۔ تو اگر اتنا ان کو فکر ہے تو وہ سندھ چیف منسٹر کے پاس جا سکتے ہیں اور بڑے آرام سے قبائلی اضلاع کی بجٹری ایلوکیشن انکریز کر سکتے ہیں۔ جو بجٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم نے بہترین طریقے میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور قبائلی اضلاع کے رائٹس چیف منسٹر محمود خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے سب سے پہلے رکھے۔ اس لیے جو ہمارا فلیگ شپ پروگرام تھا یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا، اس میں بھی جو سب سے پہلے جو اضلاع شامل کیے گئے تھے وہ قبائلی اضلاع تھے۔ تو جیسے پہلے ہم نے کہا تھا، ہمیں اس جلسے سے نہ کوئی فکر تھی، اور اس جلسے سے ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی اور پشاور کا جو رشتہ ہے اس کو 11 نہیں 22 بھی اپوزیشن کی پارٹیز ایک ساتھ ہو جائیں نہیں توڑ سکیں گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک ایسے حالات میں جہاں پہ ہیلتھ یا صحت پہلے ترجیح ہونی چاہیے تھی، اپوزیشن نے صوبے کے اور ملک کے لوگوں کو کنفیوز کیا، لیکن کنفیوز کرتے ہوئے اور اپنے سپورٹرز کو خطرے میں ڈالتے ہوئے اپنے آپ کو ضرور ایکسپوز کر دیا۔ تیمور سلیم جھگڑا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ امتیاز صاحب، پہلے بھی وارن کیا کے پی کے گورنمنٹ نے ان کو، اور اس کے بعد بھی اب بھی وہ بات کر رہے ہیں، لیکن کیا عوام اتنے ویل اویئر ہیں، اتنے میچور ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ آئے کہ کون ان کے مفاد میں کام کر رہا ہے اور کون اپنے مفاد میں کام کر رہا ہے؟ دیکھیے، عوام بیچارے تو بھولے ہوتے ہیں، لوگوں کے رہنماؤں کے وعدوں میں، ان کے دعووں پہ یقین کر لیتے ہیں، وعدوں میں آ جاتے ہیں۔ شاید وجہ یہ کہ اکثر جو سیاسی رہنما ہیں ان کو گاجر مولی سمجھتے ہیں عام عوام کو، اور اس وجہ سے ان کی حفاظت پہ کوئی اتنی توجہ نہیں ہے، ترجیح ہے ہی نہیں ہے۔ بلکہ خود آپ نے رہنماؤں کو بھی دیکھا، میرے خیال مریم صاحبہ نے بھی ماسک نہیں لگایا ہوا تھا، انہوں نے ماسک لگایا تھا، بلکہ وہ اس پہ شعر بنا ہوا تھا، اس لیے مجھے یاد آ گیا کہ انہوں نے لگایا تھا۔ فضل الرحمان صاحب نے، اور ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ماسک نہیں لگائے تھے۔ بلور صاحب نے نہیں لگایا، حالانکہ دنیا بھر میں اب چاہے وہ امریکی صحت کے حکام ہیں یا جاپانی ہیں یا جرمن ہیں، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ماسک لگایا ہو تو 95% آپ خود کو اور دوسروں کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر مسافہ کر رہے ہیں، پھر آپ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، جس کی بار بار ممانعت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ الطاف جاوید صاحب وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، کراچی سے اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہاں پہ چونکہ صورتحال کافی، پچھلی مرتبہ بھی ہم نے دیکھی تھی، پھر حکومت نے لاک ڈاؤن کی بھی وہاں پہ بات کی، اس مرتبہ بھی لاک ڈاؤن جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ وہاں صورتحال کیا ہے۔ بہت شکریہ الطاف جاوید صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ الطاف صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ کراچی میں مختلف نوعیت کے جو لاک ڈاؤنز ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، سوموار سے کاروبار زندگی بھی دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے، تو کتنا متاثر کرے گا وہاں کی زندگی کو، کاروبار زندگی کو، اب یہ لاک ڈاؤنز جو لگ رہے ہیں یا کووڈ جو زیادہ بڑھ رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ میرے خیال میں اس سمارٹ لاک ڈاؤن سے اور مائکرو لاک ڈاؤن سے کسی قسم کا ہمارا کاروبار زندگی متاثر نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اس میں جو ہے وہ وبا کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ ہمیں کافی ساری ہیلپ مل رہی ہے۔ ہاٹ سپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں، یہ میرے خیال میں ایک اچھی کلیکٹیو وزڈم کا پروف ہے کہ بجائے آپ اس کے کہ بھی پورے کا پورا ایریا بند کریں، آپ مخصوص ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جہاں پہ ایشو ہے، اور صرف ان ایریاز کو آپ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ بیماری نہ بڑھ سکے اور جنرل پبلک افیکٹ نہ ہو۔ اور اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤنز جو ہیں یہ ہمارے کاروبار کے لیے، زندگی کے لیے اور معمولات زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے یہ زندگی جو ہے وہ ہماری ایک بہت زیادہ ضابطے میں آ رہی ہے، اور لوگ جو ہے گیون ٹائم فریم میں اپنے سارے کے سارے کام ختم کر کے آ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ دن اور رات جو ہے وہ لگے رہیں اور وہ بیٹھے رہیں
دیر تک دکانیں کھلی رہیں، دیر تک آفیسز کھلے رہیں، اس کی بجائے وہ اپنے مخصوص ٹائم میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھوں گا کہ اس سمارٹ لاک ڈاؤن سے، مائکرو لاک ڈاؤن سے زندگی پہ اور کاروبار زندگی پہ ایک اچھا اثر پڑ رہا ہے. اچھا، یہ تو بات ہوگی کہ وبا سے نمٹنے کے لیے جو خصوصی اقدامات حکومت نے کیے ہیں، سندھ کی حکومت نے. تو یہ بتائیے کہ کیا حکومت کے پاس کوئی ایسا آئینی یا قانونی رستہ بھی ہے کہ جس کے تحت کاروبار زندگی کے لیے نئے اوقات کار حکومت اپنی مرضی سے متعارف کروائے اور جس پہ پھر عمل درآمد بھی ہو سکے؟ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. ہمارے آئین میں آرٹیکل 38B جو ہے وہ یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ حکومت نے لوگوں کی تفریح اور آرام، جو الفاظ یوز کیے گئے ریسٹ اینڈ لیجر، ان دونوں کا خیال رکھنا ہے. اب جب آپ ریسٹ اینڈ لیجر کا خیال رکھتے ہیں تو پھر اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھی پینڈیمک ہی ہو. پینڈیمک کے بغیر بھی آپ عام حالات میں حکومت جو ہے وہ کاروبار کے ٹائمنگز جو ہے وہ ڈیفائن کروا سکتی ہے، اس کو امپلیمنٹ کروا سکتی ہے. یہ ہمارے اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کو امپلیمنٹ ہونا ہے. اس کو حکومت امپلیمنٹ کروا سکتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ بھی وہ ایسی قانون سازی لے کے آئے کہ جس میں وہ ہمارے اس کے کاروبار کے، دفاتر کے اور تعلیمی اداروں کے سب جگہوں کے وہ اوقات کار جو ہے وہ ڈیفائن کرے، تاکہ ہماری جو ہے وہ زندگیوں میں ایک ڈسپلن آ سکے، ایک آرگنائزیشن آ سکے. ہمیں پتہ لگے کہ ہم اس ٹائم پہ آ رہے ہیں اور اس ٹائم پہ جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے ان لمیٹڈ ٹائمنگز جو ہے وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا الطاف صاحب، بڑی اچھی بات ہے، پوری دنیا میں ڈے لائٹ کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ ارلی ورکنگ شروع ہو، ارلی ختم ہو. لیکن جو بڑے شہر ہیں، کراچی، لاہور، وہاں پہ تو لوگ عادی ہوتے ہیں دیر تک باہر رہنے کے، شاپنگ کے، ریسٹورنٹس میں جانے کے. تو کیسے کنونس کیا جا سکتا ہے لوگوں کو کہ وہ جلدی کاروبار زندگی ختم کر دیں، گھر چلے جائیں؟ اس سلسلے میں ہمارے پاس پوری دنیا کی مثالیں سامنے ہیں. پوری دنیا میں پاکستانی جو ہے -25 سے -50 تک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں نہ کبھی ان کی کسی قسم کی کوئی شکایت ہوتی ہے، نہ کسی قسم کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے. وہ اپنی یہ اوقات کار کے تحت جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں. تو ایک بہت اچھی اگزامپل یہ سائٹ کی جا سکتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ صرف ایک کاروبار، ایک شاپ ہے تو وہ اپنی صرف شاپ ایک گیون ٹائم کے لیے اوپن کر رہا ہے. اب شاپ کرنے کے لیے میں نے جانا ہے تو میں جب مجھے پتا ہوگا کہ کبھی جی مجھے اس وقت کے اس ٹائم سے اس ٹائم کے دوران جو ہے وہ صرف یہ فیسلٹی اویلیبل ہوگی، تو میں اسی ٹائم کے مطابق جاؤں گا، بجائے اس کے کہ بھی میں کوئی ان لمیٹڈ ٹائمنگز جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ کو ڈھونڈتا پھروں. تو اس لیے یہ کاروباری حلقوں کو کنونس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور دوسرا، گورنمنٹ نے کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد کروانا ہے. گورنمنٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد کروائے. تو اس سلسلے میں کاروباری حضرات کی جو ول ہے اس میں اس کو اس طریقے سے بھی آرگنائز کیا جا سکتا ہے کہ بھی آپ سرٹن جو ایریاز ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہیں، ان کے لیے آپ تھوڑی سی ایکسٹینڈڈ ٹائمنگز دے سکتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ کبھی جو چھوٹے لیول کے کاروبار ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہمیں ایک ٹائم فریم جو ہے وہ دینا پڑے گا. اور اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھی فوری طور پہ قانون سازی کرے، اور قانون سازی کر کے جو ہے وہ ان چیزوں کو سامنے لے کے آئے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، اور یہ ٹائمنگز وغیرہ یہ لازمی طور پہ جو ہے وہ نافذ العمل کی جائے. اچھا الطاف، یہ بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن سے تو بظاہر کاروبار زندگی کافی متاثر ہوتا ہے، پیداواریت متاثر ہوتی ہے. آپ چونکہ وکیل ہیں، عدالتی نظام معطل ہو کے رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو فوری طور پہ ضمانت چاہیے ہوتی ہے یا فوری فیصلے چاہیے ہوتے ہیں، وہ تمام کچھ التوا کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ لاک ڈاؤن اچھی بات ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اس کا پیداواریت یا جو پروڈکٹیوٹی ہے اس پہ اثر پڑتا ہے؟ میرے خیال میں لاک ڈاؤن کا مقصد ہم یہ لیتے ہیں کہ کبھی جی تمام چیزیں بند کر دی گئی ہیں، جبکہ لاک ڈاؤن کا کبھی بھی مقصد یہ نہیں ہے. لاک ڈاؤن کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھی آپ کو ایک گیون ٹائم فریم دے دیا گیا ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں. آپ اپنی دکان کھلی رکھیں گے صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک. آپ عدالت کھلی رکھیں گے صبح کو 7:30 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک. آپ کو ضمانت لینے کے لیے ارجنسی ہے تو آپ صبح 7:30 سے 12:30 تک آئیں. آپ ارجنسی ہے تو آپ از خود جو ہے وہ ٹائمنگز کا خیال رکھیں گے، آپ خود آئیں گے. اب جہاں تک پروڈکٹیوٹی کا تعلق ہے، جی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے.
प्रोडक्टिविटी इसलिए बढ़ जाती है कि अभी आपको पता होता है कि अभी मेरे पास जो है वो सिर्फ इतना टाइम अवेलेबल है किसी चीज़ को करने के लिए, तो लिहाजा मुझे आज में करके जाना है। आप अगर मैं यहाँ पे अरब वर्ल्ड की अगर मिसाल साइड करूँ तो अरब वर्ल्ड में लीगली अगर आप अपने टाइम के बाद जो है वो काम करते हुए पाए जाते हैं तो आप पे फाइन लगाया जाता है कि आप इतने नाअहल हैं कि आपने अपनी टाइमिंग्स के, आपको जो गिवन टाइम पीरियड था उसमें आपने काम नहीं किया, आप उसके बाद से काम कर रहे हैं। जबकि हमारे पास मामला उलट है, जो बंदा हमारे पास गिवन टाइम के बाद बैठा होता है हम कहते हैं कि जी बड़ा मेहनती है, वक्त गुजरने के बाद भी काम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम हकीकी मानों में देखें तो उनका एहतसाब होना चाहिए, उनसे पूछेंगे कि जी जो आपका टाइम स्लॉट आपके पास अवेलेबल था उस दौरान आप क्या करते रहे हैं। तो इससे जो है अगर इस चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हैं तो प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है। प्रोडक्टिविटी पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ फ़र्क इस चीज़ पे पड़ता है कि कभी जी आप ये कहते हैं कि भी हमारे लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग आना। अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग आ रहे हैं तो आप अर्ली इन द इवनिंग जा भी रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगियों को बेहतर तरीके से टाइम दे सकते हैं, आप अपने लिए कुछ फुर्सत का वक्त निकाल सकते हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ की कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी -25 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम कर रहे हैं एंड दे नेवर कंप्लेन। वो कभी नहीं कहते दुनिया के सरतरीन ममालिक में काम करें, कभी नहीं वो कहते कि कभी जी सर्दियों में यहाँ पे छुट्टियाँ कर दी जाएं या सर्दियों में आप टाइमिंग्स जो है वो बढ़ा दी जाएं। दुनिया के सरतरीन इलाकों में काम जो है वो सुबह 7:30 बजे शुरू हो रहा है। तो ये अगर हम पूरी दुनिया में ये एक्सक्यूज़ नहीं ले रहे तो सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों ले रहे हैं। और ये आपके डिसिप्लिन की तरफ आप जब जाते हैं तो डिसिप्लिन की पहला स्टेप ये है कि भी आप अपनी टाइमिंग्स को जो है वो इंश्योर करते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये टाइम पीरियड्स अपने लगा देते हैं, टाइमिंग्स का लॉकडाउन लगा दें, लोगों को इस चीज़ पे एजुकेट करें कि लॉकडाउन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपके काम कारोबार बंद कर दिए जाएंगे, बल्कि लॉकडाउन का मतलब ये है कि आपको हम एक बेहतर टाइमिंग दे रहे हैं कि आप अपने उस टाइमिंग के दौरान आप अपना काम करके अपने घरों को वापस आ जाए और अपनी निजी ज़िंदगियों को वक्त दें। तो मेरे ख्याल में इससे हमारी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया अल्ताफ जावेद साहब आपके वक्त के लिए। इम्तियाज़ साहब, बात तो बड़ी अच्छी है लेकिन जो फैसिलिटीज़ उन ममालिक में होती हैं, लोगों को दी जाती हैं, वो शायद पाकिस्तान में तो बड़ी अभी दूर की बात है। लेकिन क्या हुकूमतों के पास ये वक्त और उनकी प्रायोरिटीज़ भी नहीं है कि शायद इन लाइन्स पे वो सोचें प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है? सिर्फ कोविड की बात नहीं है, वैसे भी अदरवाइज। देखिए उसमें अल्ताफ साहब ने बड़ी पते की बात निकाल के लाए आइन में से। अच्छा। और वो ये कि आइन का आर्टिकल 38 बी है, उसके तहत हुकूमत ज़िम्मेदार है आवाम के रोज़गार की, आवाम की तहफ़्फ़ुज़ की, उसके साथ आवाम की तफरीह के भी। तो वो अगर अपना ये वाला इख्तियार, आइनी इख्तियार हुकूमत इस्तेमाल करे और औकात कार में इस तरह से तब्दीली की जाए कि सुबह सवेरे काम शुरू हो, मगरिब के साथ वो काम ख़त्म हो जाए, तो फिर लोगों की समाजी ज़िंदगी भी बहुत बेहतर हो जाती है, एक नई उसमें तब्दीली आ सकती है। और इसके अलावा शर्त ये भी है कि इस पर सियासी इत्तेफाक राय भी हो, यानी इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए, सियासी जमातें इसको अपने मकसद के लिए ना इस्तेमाल करें, बल्कि अवामी फलाह बहबूद के लिए, इज्तमाई मफाद के लिए एक ऐसा ज़ाब्ता कार पे इत्तेफाक करें कि जिससे न सिर्फ हमारी डे लाइट सेविंग हो, बल्कि ये जो भीड़ भाड़ होती है, रात को लोग 12 बजे तक 1 बजे खाना खाते हैं या शॉपिंग कर रहे होते हैं, ये सिलसिला भी रुक जाए। तो इससे हमारे बहुत सारे वसाइल भी बचेंगे और मेरा ख्याल है कि इससे मर्ज या इस वबा से भी किसी हद तक छुटकारा मिल सकता है। ये मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज हैं जो दुनिया भर में अपनाई जाती हैं और हमारी कोशिश होती है कि इस तरह की सजेशंस जो हैं वो हम अपने इस प्लेटफॉर्म से सामने लेकर आएँ, उस पर बात हो। नाज़िन, जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो मैं आपको कोविड-19 के हवाले से देती चलूँ। जो लास्ट 24 आवर्स हैं उसमें 2665 नए केसेस कोविड-19 के पॉजिटिव सामने आए हैं। क्रिटिकल केसेस की तादाद 1653 है, जिसमें नए 40 केसेस का इजाफा हुआ है, जबकि 59 अमवात हो चुकी हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से, अगर मैं आपको डेली भी अपडेट करूं तो आपको ये अंदाजा अच्छी तरह से होगा कि कैसे इजाफा हो रहा है इन केसेस के अंदर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने अगले मौजू के साथ। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत।
टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश BTV न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। BTV न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबुल का दौरा किया। एक रोज़ा उनका ये दौरा था और उनका बड़ा पुरतपाक वहाँ पर इस्तकबाल किया गया। बड़ी पॉजिटिव इसके बाद जो है वो इशारे मिल रहे हैं इस दौरे के बाद। और ये दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान की ये पहला दौरा था काबुल का, जिससे जो दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद साजी है वो भी बड़ी है और इस समेत दीगर मामला जो हैं उसमें भी खासी पेशरफ्त हुई। इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब आपके वक्त के लिए। खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वजीर आज़म इमरान खान का जो हालिया दौरा था, एक तो ये कि वैसे तो बड़े मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, इसके बाद ताल्लुकात जो दोनों ममालिक के हैं उस पर क्या असर पड़ेगा इसका, और दूसरे ये कि अफगान क़यादत के लिए क्या अहम पैगाम जो है वो इमरान खान साहब ने दिया है? जी, वाकई वज़ीर आज़म के इस दौरे के नतीजे में एक बहुत मुस्बित पेशरफ्त हुई है, जिसको अफ़गानिस्तान में भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इस प्रोग्रेस को एक्नॉलेज किया गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक हाई लेवल एंगेजमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें अफ़गानिस्तान से बहुत सी हाई लेवल विज़िट्स पाकिस्तान हुई हैं और अब पाकिस्तान से हाई लेवल विज़िट्स अफ़गानिस्तान हुई, जो कि कल्मिनेट हुई प्राइम मिनिस्टर की विज़िट 19 नवंबर को जो हुई है। इस 19 नवंबर की विज़िट में इंतहाई अहम फैसले किए गए हैं कि किस तरह दोनों ममालिक बुनियादी ताल्लुकात को लेकर और पीस प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ेंगे। एक दोनों कंट्रीज़ ने शेयर्ड विजन एग्रीमेंट किया है और ये शेयर्ड एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है एक फाउंडेशन फॉर a special relationship between the two countries। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान का जो सबसे वाज़ेह और गैर मुबहम पैगाम था वो ये था कि अफ़गानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान है, और इसलिए पाकिस्तान अपनी इन तमाम कोशिशों में बहुत सीरियसली अफ़गानिस्तान के अंदर देरपा अमन और इस्तेहकाम की कोशिशें कर रहा है और अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर इस प्रोसेस को इसके हतमी अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। मंसूर साहब, ये बताइएगा कि ताल्लुकात में बेहतरी के लिए एतमाद साजी भी बड़ी ज़रूरी होती है, इस हवाले से अब तक पाकिस्तान ने क्या इक़दामात किए हैं? जी, गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक बहुत मुस्बित ताल्लुकात की सिमत में इजाफा हुआ है। बहुत हाई लेवल एक्सचेंजेस हुई हैं, लीडरशिप एक्सचेंजेस हुई हैं, और इस सिलसिले में हमने देखा कि जो पीपल टू पीपल रिलेशंस में इस्तेहकाम के लिए और फैसिलिटेशन के लिए पाकिस्तान ने जो इक़दामात लिए हैं उनका एक बहुत मुस्बित नतीजा सामने आया है। सबसे पहले तो लोगों की आमदोरफ्त को सहल बनाने के लिए और उसको फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान ने एक बहुत लिबरल वीज़ा पॉलिसी अफ़गानिस्तान के लिए तरतीब दी है और वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। इसके तहत अफ़गान जो पाकिस्तान आना चाहते हैं मुख्तलिफ वजूहात से, उनको मल्टीपल वीज़ा, लॉन्ग टर्म मल्टीपल वीज़ाज़ दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस के दौरान जो ट्रक्स या अफ़गान ट्रांजिट कंटेनर्स स्टक हो गए थे पाकिस्तान में, उनको क्लियर करने के लिए पाकिस्तान ने ख़ुसूसी इक़दामात किए और वो बैकलॉग अब क्लियर किया जा चुका है। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ट्रेड और ट्रांजिट के रिलेशंस को मजबूत करने के लिए मज़ीद इक़दामात की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बहुत ही एक मुस्बित पेशरफ्त है। सही। अच्छा, आपने ट्रांजिट ट्रेड की बात की है। हाल ही में पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड कंट्रोल अथॉरिटी की मीटिंग हुई है, तो क्या इसके बायस ये मुमकिन है कि अगले साल तक नया एप्टा मुआहिदा हो जाए?
देखिए, गुज़िश्ता 2-3 माह में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की एंगेजमेंट का एक बहुत अहम फोकस ट्रेड और ट्रांजिट की फैसिलिटेशन रहा है। गुज़िश्ता माह स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली जनाब असद कैसर साहब ने एक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बिटवीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के उन्वान से एक सेमिनार इस्लामाबाद में मुनक़द किया, जिसमें अफ़गानिस्तान से गवर्नमेंट के एहलकारों और बिज़नेस के लोगों ने शिरकत की। अब 16 से 18 नवंबर तक प्राइम मिनिस्टर की विज़िट से जस्ट पहले प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र ऑन कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट जनाब रज़ाक दाऊद ने काबुल का दौरा किया और यहाँ 7th मीटिंग ऑफ अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी मुनक़द हुई। इस मीटिंग में चंद अहम फैसले लिए गए और पहला फैसला ये था कि दोनों कंट्रीज़ जनवरी या फरवरी तक एक रिवाइज्ड एक्टा की तरफ कंक्लूसिव पेशरफ करेंगे और हमें उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी तक रिवाइज्ड एक्टा कंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा दोनों मुल्कों ने ये भी फैसला किया कि बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया जाए। इस सिलसिले में दोनों कंट्रीज़ ने नेगोशिएटिंग कमेटीज़ बनाने का फैसला कर लिया है और 8वीं एक्टा मीटिंग जो कि दिसंबर में होगी वो इस मामले में मज़ीद पेशरफ करेगी। इसके अलावा दोनों मुल्कों के कस्टम्स डिपार्टमेंट्स के दरमियान म्यूचुअल कस्टम्स असिस्टेंस एग्रीमेंट साइन हुआ और दोनों मुल्कों के स्टेट बैंक्स ने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि वो एक MOU साइन करेंगे कोऑपरेशन। बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब। इम्तियाज़ साहब, एक तरफ दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से तो बड़े मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, लेकिन जो अफ़गान पीस प्रोसेस है वो किधर है? देखिए, इसके अब दो पहलू हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान अपनी तरफ से जो करना चाह रहा था, कर सकता था, वो कर लिया। पाकिस्तान की पॉलिसी और पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है और वो ये कि अफ़गानिस्तान में अमन का मतलब है पाकिस्तान में अमन, और उसके साथ साथ पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की चाहता है, इस्तेहकाम चाहता है, रीजनल कनेक्टिविटी चाहता है, यानी दूसरे ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहता है। अब उस हवाले से भी गुज़िश्ता 3-4 बरसों से बड़ी एक वजाहत आई है पाकिस्तान की पॉलिसी में कि पाकिस्तान का भारतीय हमारी जो सरहद मिलती है भारत से मशरक़ में, उससे लेके मगरिब की तरफ यानी अफ़गानिस्तान की सरहद जो है, ये रास्ता जब तक डेवलप नहीं होगा, इस रास्ते से जब तक कारोबार नहीं होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान की भी तरक्की नहीं हो सकेगी। हमारा नॉर्थ साउथ यानी पेशावर से मिसाल के कराची तक वो कॉरिडोर वही है, एक राहदारी है जिससे हमारा मेजर कारोबार होता है, लेकिन ये मसला अभी तक अफ़गानिस्तान की वजह से फंसा हुआ है कि मशरिक़ से मगरिब की तरफ हमारी राहदारी फंक्शनल नहीं है। और ये इस हवाले से पाकिस्तान में अब बहुत ही वजाहत आ चुकी है कि हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं। इसकी राह में फिर वही आ जाए कि सबसे बड़ी रुकावट अफ़गान मुज़ाकराती अमल है, वो अभी तक मुसलसल तातुल का शिकार है। अमेरिका में जो तब्दीली आई है उसकी वजह से भी उसका उस पे बहुत उस पर असर हुआ है और उसी असर के तहत गुज़श्ता रोज़ अशरफ गनी साहब ने वहाँ पे एक एंटी करप्शन कमीशन नया तश्कील दिया है 5 रुकनी, उससे कल उन्होंने हल्फ भी लिया। उसी मौके पे अशरफ गनी साहब ने एक तकरीर की और तकरीर में उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा और इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मौजूदगी में भी उन्होंने कहा था, तालिबान को सुना रहे थे कि वे फॉरवर्ड यानी पाकिस्तान जो मुज़ाकराती अमल है बैनुल अफ़गान मुज़ाकराती अमल, उसका वे फॉरवर्ड जो है वो ये कि तालिबान आइन को तस्लीम करें और उसके साथ साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान को तस्लीम करें। चूँकि तालिबान अपनी कहते हैं कि इस्लामिक अमारात अफ़गानिस्तान, तो ये एक बड़ा बुनियादी सा फ़र्क है। और इसके साथ साथ अशरफ गनी साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा से ये अपील भी की कि तालिबान की जो ब्लैक लिस्ट है आप वो बरकरार रखें, यानी उन पे प्रेशर डालने के लिए उसको बरकरार रखें। आपको मालूम है जो ब्लैक लिस्ट का ये मतलब होता है कि तालिबान के रहनुमा कहीं पे सफ़र नहीं कर सकते और जब सफ़र करना होता है तो उनको अक़वाम मुत्तहिदा के 2 ममालिक, बड़े जो रुकन ममालिक हैं
ख़ास तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, उनमें से किसी एक मुल्क की इजाज़त की ज़रूरत होती है। ठीक है। वो जब क्लियर करते हैं तो फिर ये दूसरे ममालिक को सफ़र कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ तालिबान का ये कहना है कि अमेरिका के साथ हमारा ये मुआहदा जो 29 फरवरी को हुआ था, उसके तहत उन्होंने हमारे तमाम कैदी छोड़ने हैं, ब्लैक लिस्ट का खात्मा करना है और उसके बाद हमारी बातचीत की राह खुलेगी। तो बहुत बड़ा तजाद है अब देखा जाए। अब देखिए, कल जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो भी मिले, जी। अफ़गान टीम से भी मिले दोहा में और मुल्ला गनी ब्रदर से भी मिले, लेकिन उनका पैगाम ये था कि आप मुज़ाकरात के ज़रिए अपने लिए कोई मुस्तकबिल का रास्ता तलाश करें। लेकिन वहाँ पे भी दोनों अतराफ से जो मैसेज आया है उसका मतलब है कि मुज़ाकराती अमल में तातुल बरकरार है और उसकी वजह से कोई अच्छे आसार नहीं हैं, क्योंकि अशरफ गनी साहब गालिबन अब इंतज़ार कर रहे हैं कि जो बाइडन सदर का ओहदा संभालें और उसके बाद शायद उनको नज़र आता है कि जो ट्रंप ने जो वादा किया है कि सिर्फ 2500 फौजी अब अफ़गानिस्तान में रह जाएंगे 15 जनवरी को, शायद उसकी रिवर्सल की उम्मीद में हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी रहें और उन्हें कोई ख़तरा ना हो उनकी हुकूमत को। अफ़गानिस्तान के इस वक्त जो इदारे बन चुके हैं, तो बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। तो फिर वो सारा जो इतना ये एक्सरसाइज थी वो तो फिर घटाई में चली जाएगी बिलाशुबा। ठीक है। अच्छा, गुज़श्ता दिनों जो हुकूमत और ISPR की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें भारत की जो दरअंदाजी है खास तौर पे अफगानिस्तान की तरफ से या उनकी सरजमीन को इस्तेमाल करने के हवाले से बड़ी खुल के बात की गई, उसके बाद फिर ये दौरा हुआ है, तो उस हवाले से आप उस तनाजुर में कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, उसमें तो जो पाकिस्तान ने मैसेजिंग की है अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के हवाले से, वो बड़ी खुल के पहली मरतबा किसी हुकूमत ने इतनी दो टोक अंदाज में बात की है कि किस तरह भारत बलूचिस्तान को अफ़गानिस्तान के रास्ते और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों को इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए। आज भी एक जवान शहीद हुआ है एक ऑपरेशन में, 4 दहशतगर्द मारे गए, इसके साथ एक फ़ौजी जवान था वो शहीद हुआ और रोज़ाना तकरीबन ही हो रहा है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अब इस पैगाम रसानी के ज़रिए और जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने काबुल में खड़े होके ये कहा कि उन्हें बड़ी तशवीश है कि यहाँ पे तशद्दुद के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है और ये कि मुज़ाकराती अमल तशद्दुद की मौजूदगी में नहीं चल सकता, तो उससे तालिबान को भी पैगाम गया और पाकिस्तान का ये पैगाम हुकूमत को भी गया कि यहाँ से जो कुछ हमारे ख़िलाफ़ हो रहा है ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वो पैगाम अच्छा गया है। वहाँ पे आपने देखा एक बड़ी अच्छी तस्वीर थी, जो अमरुल्लाह सालेह नायब सदर हैं, वो हर वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बड़ी पाकिस्तान से मोहब्बत है उनको, बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक बैट हाथ में पकड़ा और वज़ीर आज़म से शायद दस्तखत करवा रहे थे और इकट्ठे उन्होंने तस्वीर बनाई और अशरफ गनी साहब भी उनको देख रहे। बड़ी दिलचस्प तस्वीर, अल्लाह करे कि वो ऐसे ही पुरसुकून रहें जब वो पाकिस्तान का नाम सुने या पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत वाज़ेह पॉलिसी शिफ्ट आ चुका है, उसको अमल दरामद में वक्त लगेगा और ये अफगान रहनुमाओं को भी मेरा ख्याल समझ आ गई है। लेकिन तो उम्मीद बहुत करनी ज़्यादा चाहिए जी सूरत हाल जो है वो क्लियर होगी जब अमेरिका में हुकूमत की बाकायदा तौर पे जो मुंतकिली है वो हो जाएगी, जो बाइडन संभाल लेंगे तमाम इंतजामिया और फिर देखा जाएगा कि क्या होता है इस मामले में। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है, इसलिए अब हमें पहले से भी ज्यादा एहतियात करनी है। रश वाली जगहों पर सबको नो मास्क नो सर्विस के असूल पर सख्ती से अमल करना होगा। जिन जिन शहरों में एहतियाती तदाबीर के लिए हिदायत जारी की है, हमें चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। शादी हॉल्स के बजाय अपनी तकरीबात खुले ग्राउंड्स में करें। आइए हम सब मिलकर हुकूमत पाकिस्तान की जारी की गई हिदायत पर अमल करें और कोरोना को शिकस्त दें। अब एहतियात और भी ज्यादा। 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 अब एहतियात और भी ज्यादा।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त टोक्यो से मोहम्मद इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि एक सहाफ़ी हैं और अभी इनका एक हालिया कॉलम जो है वो हमारी नज़रों से गुजरा, जिसमें इन्होंने वहाँ पे जापान के अंदर किस तरीके से उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता, और सच के वो इस कदर वहाँ की अवाम और कौम इतनी आदी हो चुकी है कि अगर वहाँ कोई झूठ बोले तो वो खुद वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी हुकूमत को या कानून नाफिज करने वाले इदारों को, बल्कि अवाम जो है वो खुद ही मज़ामत करना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर मैं मज़ीद वक्त नहीं लूँगी, इरफान सिद्दीकी साहब से ही गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब आपके वक्त के लिए। ये जो आपने इसमें लिखा है कॉलम के, सिर्फ एक बेल्ट ना बांधने या उसके हवाले से आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे पुलिस वालों से, तो आपने आपके अपने घर वालों ने ही आपका उस झूठ जो है वो उसको बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान में तो इसके बिल्कुल बरक्स होता है, तो वहां बैठ के तो बड़ा दिल दुखता होगा आपका। देखिए, बात ये है कि मैं तो थोड़ी सी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन मैं फिर उसको एक ऑनर फील करता हूँ कि पाकिस्तान में भी अगर हर घर में इतना सच बोला जाने लगे कि बच्चे और उसकी अहलिया किसी भी शख्स की सिर्फ वो ये मेक श्योर करें कि उनका हस्बैंड या उसके फादर जो है वो गलत काम नहीं करें, और अगर वो गलत काम करते हैं चाहे वो दफ्तर में, चाहे प्राइवेटली या फैमिली के साथ या फैमिली के बाहर, और वो उसके ऊपर एहतजाज करें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आधी बुराइयों का खात्मा इसी में हो सकता है। तो सच बोलने की जो तरबियत स्कूल से और बुनियादी तरबियत जो माशरे में दी जा रही है, उससे एक कौम बिल्ड होती है, और जापान ने अपनी वो कौम एक बिल्ड कर ली है, इसलिए यहाँ पर क्राइम और करप्शन ना होने के बराबर है। अच्छा, ये बताइए इरफान साहब के जापान में अगर एक सियासतदान, एक वज़ीर या वज़ीर आज़म पब्लिक में झूठ बोलते हुए पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या होता है? मैं समझता हूँ कि जापान में इतनी इंसान के अंदर, सियासतदानों में, पॉलिटिकल शख्सियात के अंदर भी इतनी गैरत होती है कि अगर उनका करप्शन पकड़ा जाए, अगर उनका झूठ पकड़ा जाए, अगर उनकी बेईमानी पकड़ी जाए तो बहुत ज्यादा अरसे तक वो खुद भी जिंदा नहीं रह सकते। और अक्सर हमने देखा है कि जापान जैसे मुल्क में जो पॉलिटिशियंस की अगर करप्शन मंजर-ए-आम पर आ जाए, चोरी मंजर-ए-आम पर आ जाए, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। तो वो इतना सोसाइटी को फेस करने के काबिल ही नहीं रहते ये लोग, और वो अपने हाथ से अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। तो जापान में बड़ी कॉमन बात है ये। तो आप यकीनन पाकिस्तानी टीवी भी देखते होंगे, उसमें तमाम हमारे सियासतदानों की तकरीरें भी सुनते होंगे, उनकी बातें सुनते होंगे, तो आप जब वो देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं टोक्यो में बैठे हुए? मैं समझता हूँ कि जो भी इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखता है, जो पाकिस्तान में सिस्टम को देखता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। खासतौर पे जो हमारे पाकिस्तान में टीवी चैनल्स और न्यूज़ चैनल स्पेशली, एक वो ट्रेंड बन चुका है कि लोग टीवी ड्रामों से ज्यादा न्यूज़ की तरफ देखते हैं, और उससे पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर एक डिप्रेशन मैं समझता हूँ पैदा होता जा रहा है। और जो लोग बाहर भी, आप जैसे 1 करोड़ पाकिस्तानी ऑलमोस्ट पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये सारे एक मैच्योर्ड पाकिस्तानी हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में रहते हैं, एक ईमानदार सोसाइटी में रहते हैं, एक ईमानदार माशरे में रहते हैं, और वहां से जब हम बैठ के अपने मुल्क के हालात देखते हैं तो एक टेंशन और डिप्रेशन पैदा होना लाजमी अमर है। तो यही मेरी कोशिश होती है कि हम जापान में बैठ के, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में बैठ के लोगों को ऐसी तालीम दें, जो चीज हम जापानी माशरे में देख रहे हैं उससे अपनी कौम को आगाह करें कि कौमें किस तरह से बनती हैं, किस तरह से अगर सिस्टम अच्छा हो तो लोग, एक ऐसे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में 10,000 की नौकरी नहीं कर सकते थे, आज जापान जैसे मुल्क में अरबपति बन गए, क्योंकि सिस्टम उनको वो रास्ता प्रोवाइड करता है। यहाँ पे टांगी नहीं खींची जाती, यहाँ लोगों को आगे बढ़ने के बराबर मौके मौजूद हैं, यहाँ रिश्वत की वजह से हकदार का मेरिट नहीं उसका जाहिर किया जाता। तो इस तरह का एक मुआशरा वजूद में आ चुका है, और हम लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी एक ऐसा मुआशरा वजूद में आए जहाँ लोगों को तरक्की करने के मौके हासिल हों। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान सिद्दीकी साहब आपके वक्त के लिए। इम्तियाज साहब, वो लोग झूठ बर्दाश्त नहीं करते, और हम झूठ के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें अगर सच सुनने को मिले तो हम वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, लगता ही नहीं कि कोई सच बोल रहा है। हाँ, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और बाद में हमें याद भी नहीं रहती हैं, बल्कि उसके ऊपर मज़ीद कोई झूठ घड़ लेते हैं, और ये बहुत सारे हमने देखा है गुज़श्ते चंद बरसों के दौरान। बल्कि हमारी शायद यहाँ परवरिश में भी झूठ बोलना सिखाया जाता है कि वालिद साहब को कोई मिलने आता है तो कह देते हैं कि बच्चों से कहते हैं, वो कहते हैं घर पे नहीं है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। और यही कुछ फिर आपको कौमी सतह पे भी, सियासतदानों में भी देखने को मिलता है। बड़े बड़े रहनुमा, सदर, वज़ीर आज़म
جو رہے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو شاید اس وجہ سے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو ڈپریشن بھی ہو جاتی ہے. بہرحال ہم امید کر سکتے ہیں, کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے, اللہ کرے کہ ایک وقت آئے کہ پاکستان بھی وہی جو اصول ہیں ان کے اوپر کاربند ہو اور یہاں پر بھی سچ کا بول بالا ہو. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. مشل بخاری اور امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.